हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का। और जो कि ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। और इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों को फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से करना है। अगर आप लोगों के लिए फसलें जो पूछी जाती हैं उनके लिए वर्गीकरण इसमें बताया गया है। तो इससे आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन जो बनने वाला है वो यहाँ से आप लोगों का सॉल्व हो सकता है। और किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड्स कराऊंगा, जिसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य लेकर आऊँगा। उसकी आप लोग उस वीडियो को भी आप लोगों को ज़रूर देखना है। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। लास्ट में आप लोगों के लिए एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो आप लोग वीडियो के अंत में ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फसलें रखी हुई हैं वो इसमें से पहली ये है, कौन सी है, मैंगो। पहली मैंगो रखी गई है। जैसा कि मैं इसमें आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैंगो में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंगो की फसल में, तो मैंगो की फसल में बताया गया है कि इसका जो बोटैनिकल नाम होता है वो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर और इसकी 3-4 जो इसकी उपजातियाँ होती हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें दूसरी होती है मैंजीफेरा और डाटा होती है। नंबर 3 पर होती है मैंजीफेरा फोर्टिडा होती है। नंबर 4 पर होती है मैंजीफेरा कैचका होती है। तो ये 4 प्रकार की इसमें प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इसका जो स्पीसीज होती हैं वो मतलब लगभग 64 स्पीसीज पाई जाती हैं इसकी। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 40 होता है। फैमिली जो होती है वो कौन सी होती है, एनाकार्डियेशी होती है, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है वो एनाकार्डियेशी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। तो इसमें इंपॉर्टेंस जो होता है उसके भी पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि पके फलों में फ्रक्टोज फ्रक्टोज माल्टोज तथा आप लोगों को सुक्रोज, यहाँ पर था क्या, यहाँ पर आप लोगों को मिस हो गया है एक पॉइंट कि यहाँ पर था आप लोगों के लिए सुक्रोज, फ्रक्टोज तथा माल्टोज इसमें पाया जाता है। नंबर 2 पर बताया गया कि कच्चे फलों में सेट्रिक एसिड तथा मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नंबर 3 पर बात करेंगे कि इसे सुगंध और सुवास के कारण किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। और इसे एक नाम और है इसका, जो किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है फलों का राजा तथा इसे बाथरूम फल भी कहा जाता है। नंबर 4 पर बात करेंगे कि आम में मुख्य रूप से विटामिन ए जो कि 4800 इंटरनेशनल यूनिट में पाया जाता है, आईयू में पाया जाता है, ठीक है। नंबर 5 पर बात करेंगे कि आम की गुठली में फैट जो होती है वो 6 से 7%, 9 से 8% प्रोटीन पाई जाती है इसमें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंस इसके जो पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बताया दिए। इसके बाद बात करते हैं इसके एरिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल के बारे में। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, जो पहले था वो उत्तर प्रदेश था पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर ओडिशा। अब जो नया आया हुआ है वो क्या है, वो नंबर पहले पर है आंध्र प्रदेश, नंबर दूसरे पर है यूपी और नंबर तीसरे पर है आपका पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसके बाद इसके में बात कर लेते हैं, ये हो गया इसका एरिया। और इसके बाद बात करेंगे इसकी सॉइल की। तो सॉइल में क्या है कि भारत में आम उत्पादन के लिए 59% लगभग उत्पादन होता है। कितना होता है, भारत में लगभग 59% उत्पादन होता है। इसमें 5.5 से 5.6.5 pH वाली दोमट मृदा जो होती है वो आम के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसका आम का जो खेती की जाती है वो कहाँ कहाँ पर की जाती है, ज़्यादातर भारत, वियतनाम और म्यांमार आदि देशों में की जाती है। इसके बाद बात करेंगे इसमें क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट में क्या है बताया गया कि क्लाइमेट में बताया गया कि इसमें आम मुख्य रूप से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाया जाता है। आम जो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाया जाता है। इसके लिए 23.8 से और 26.5 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं अगले पे। तो अगले में बताया गया कि वेराइटीज़, इसकी वेराइटियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले मोनो वेराइटीज़ क्या होती हैं, जब एक ही गुठली तथा एक ही भ्रूण से एक ही पौधे का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनो वेराइटीज़ कहते हैं। और पॉली वेराइटी कौन कौन होती हैं, कि जब एक ही गुठली तथा कई भ्रूण हों तथा कई पौधों का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं पॉली वेराइटी, ठीक है। इसमें बात करते हैं कई सारी वैरायटियों को अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। तो इसमें आईसीआर द्वारा जो निकाली गई प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मल्लिका और आम्रपाली हैं। नंबर 2 पर बिहार की जो हैं प्रजातियां वो गुलाब खास तथा खगली बिहार हैं। नंबर 3 पर है पश्चिम बंगाल में तो किशनभोग है। और गुजरात में है केसर है। दक्षिण भारत में तोतापरी उगाई जाती है, फेमस है। और तो तमिलनाडु में हाथी झूल, ऐश्वर्या, बनलक्ष्मी तथा बारहमासी, नरेंद्र मैंगो वन, पूषा सूर्या जो कि सर्वाधिक उत्पादन के लिए जानी जाती है, पूषा सूर्या।
और इन सब को बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं और में जो CISH लखनऊ द्वारा निकाली गई है वो टॉमी उसे कहा जाता है टॉमी एटकिंस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की, मतलब इसका प्रसारण जो होता है वो किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो इसका प्रसारण जो होता है नंबर 1 दो विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 बाई सीड, नंबर 2 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा होता है। तो बाई सीड के द्वारा क्या होता है, 1 सप्ताह तक की गुठली का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, 1 सप्ताह तक की गुठली का प्रयोग किया जाता है। इसमें बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सबसे पहले आता है इसमें ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग आती है सबसे पहले। ग्राफ्टिंग के बारे में बात करें, ग्राफ्टिंग जो करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 पर करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग, नंबर 2 पर करते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग, नंबर 3 पर करते हैं स्टोन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग करते हैं। नंबर 2 पर करते हैं इसकी बडिंग। बडिंग किन विधियों से की जाती है, तो नंबर 1 पर करते हैं टी और सील्ड बडिंग द्वारा, नंबर 2 पर होती है पैच बडिंग, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर आती है लेयरिंग। लेयरिंग कौन सी होती है, एयर लेयरिंग और गुटी लगाना इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एयर लेयरिंग आती है। तो इसमें 3 प्रकार की जो होती हैं वो आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है 3 प्रकार से। इसके बाद बात करते हैं प्लांटिंग। प्लांटिंग जो होती है कब की जाती है, इसका जो रोपण किया जाता है वो कब किया जाता है और कौन से महीनों में करते हैं। तो प्लांटिंग और टाइम क्या होता है, तो इसका प्लांटिंग और जो टाइम होता है वो जुलाई अगस्त होता है मतलब बरसात के महीने में, तथा फरवरी मार्च होता है गर्मी मतलब समर के महीने में। तो ये सब होता है, ठीक है। इसमें फिज की खुदाई के लिए मई में करते हैं। फिज की खुदाई मतलब जो गड्ढा खोदा जाता है इसके लिए वो मई में खोदा जाता है। और 50 किलोग्राम गोबर की खाद प्लांटिंग करते समय तथा 50 किलोग्राम मेलाथियन डाल देते हैं उसमें, गड्ढे में। किस में डालते थे, गड्ढे में डाल देते हैं। और बीजू पौधे की जो अंतरण दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, वो 10 × 10 दूरी रखते हैं। और अल्फांसो आदि जो प्रजातियां होती हैं इनमें कितनी रखी जाती है, 2.5 × 2.5 मीटर अंतरण दूरी इसमें रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, मतलब इसमें जो खाद पानी दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है। तो पहले वर्ष में क्या होता है, पहले वर्ष में दिया जाता है 10 किलोग्राम FYM, मतलब 10 किलोग्राम उसमें FYM दे दी जाती है गड्ढे एक पौधे को। और 100 ग्राम नाइट्रोजन तथा 50 ग्राम P2O5 और 100 ग्राम क्या दी जाती है, K2O दी जाती है, ठीक है। तो NPK की मात्रा 100 50 100 इस प्रकार से दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये निशान लगा हुआ है नीचे की ओर, यहाँ पर बताया कि 10 वर्षों बाद खाद को दोगुना करते हैं। तो 10 वर्ष बाद क्या करते हैं, इसी खाद को क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। तो 10 वर्ष बाद कितनी देते हैं, तो देखिए 100 किलोग्राम FYM देते थे और 10 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं, 1 किलोग्राम P2O5 और 1 किलोग्राम K2O दे देते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि इसमें दूसरे पॉइंट में बताया गया है हमको यहाँ पर कि दूसरी बार खाद फल तुड़ाई के बाद मई जून महीने में देते हैं। जब फल तुड़ाई हो जाती है तो इसके बाद मई जून महीने में दे देते हैं। किस प्रकार से देते हैं, अब इसकी आधी मात्रा जो देते हैं वो अक्टूबर नवंबर में देते हैं। इसके बाद तथा आधी मात्रा फल तुड़ाई के बाद में दे देते हैं। तथा खादों को 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई पर ही देना चाहिए, जिससे कि मतलब जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें और पौधे में उनका कर सकें, ठीक है। नंबर 2 पर इसमें बात करते हैं जिंक सल्फेट का 1% घोल बना खाद के रूप में देते हैं और कॉपर सल्फेट को 0.1% के हिसाब से घोल के रूप में दे देते हैं, ठीक है। इसमें बात करते हैं, अब नेक्स्ट आता है कि इरिगेशन सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम किस प्रकार से करते हैं कि पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी लगा दिया जाता है तथा 3 से 5 दिनों तक इसमें लगातार पानी देते हैं। 3 से 5 दिनों तक इसमें क्या होता है, लगातार पानी देते रहते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट पे बात की गई, गर्मियों में 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहते हैं गर्मियों में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटरकल्चर। इंटरकल्चर क्या होता है कि आम के बाग में ज़्यादातर 2-3 बार निराई गुड़ाई की क्रिया की जाती है। तो निराई गुड़ाई की जो क्रियाएँ की जाती हैं, सच क्रियाओं को करना ही इंटरकल्चर कहलाता है, ठीक है। कोई अजीब कोई हेडिंग नहीं है, वरना आप लोग अलग कुछ समझें। तो इसमें बात करते हैं कि निकाई गुड़ाई और फल तुड़ाई के बाद अक्टूबर नवंबर में दूसरी बार करते हैं। पहली बार में क्या होता है, जब करते हैं तो ज़्यादातर 2-3 बार निराई गुड़ाई की क्रिया करनी पड़ती है इसमें, और फल तुड़ाई की अक्टूबर नवंबर में दूसरी बार इसमें कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में क्या है कि उत्तर भारत में फ्लावर व डिफ्रेंशिएशन अक्टूबर और दिसंबर तक होता है तथा पुष्प को फरवरी मार्च तथा फलों का विकास मार्च के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होता है, जो मई जून तक चलता रहता है। मार्च के अंतिम सप्ताह से क्या होता है, फलों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि मई जून तक चलता रहता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में बताया गया कि आम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसमें पॉलिनेशन कीटों द्वारा होता है तथा जिससे
प्रमुख भूमिका व्हाइट फ्लाई की होती है। इसमें क्या होता है, आम एक क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, व्हाइट फ्लाई जो होती है इसमें परागण का कार्य मुख्य रूप से करती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें फल में, तो फल जून और अगस्त तक पक जाते हैं। और आम में क्लाइमेट फ्रूट होता है, आई में क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है जिसे तुड़ाई के बाद पकाया जाता है। एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जिनको तुड़ाई के बाद पकाया जाता है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं, और जिनको नहीं पकाया जाता है तुड़ाई के बाद उनको सीधे सीधे ही खाया जाता है, तो वो होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग में बताया गया कि उपज जो होती है 3 से 5 कुंटल पर प्लांट में निकलती है, और 10 वर्ष में क्या होता है 20 से 50 फल पर वृक्ष के हिसाब से निकलते हैं। तुड़ाई जो करते हैं, तुड़ाई मुख्य रूप से हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या था, ये मैंने आप लोगों को आम की पूरी फसल का विवरण बता दिया है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से मतलब इसका विवरण लिखना है, कुछ पॉइंट आप लोगों को जरूर लिखने पड़ेंगे जिससे कि आप लोगों का फसल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। बात करते हैं अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का मैंने बनाया हुआ है, खेती जो है आपकी वो चाय की है, जो कि आपकी प्लांटेशन क्रॉप से है। एक मैंने फ्रूट से लिया हुआ है क्रॉप्स, और दूसरी ली है प्लांटेशन से। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें वे भी कई सारे आप लोगों के जो हैं लॉन्ग टाइप आंसर, जो आप लोगों को किस प्रकार से प्लांटेशन क्रॉप्स को डिस्क्राइब करना है उनके बारे में बताऊँगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, और आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए इसमें बात कर लेते हैं चाय की। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है वो टी होता है, सबको पता है। बोटेनिकल नेम जो होता है, अब बोटेनिकल नेम में मतलब जो चाय होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, चाइना टाइप, असम टाइप तथा हाइब्रिड टाइप। तो 3 प्रकार से होती है, इनका तीनों का नाम जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जो चाइना टाइप होती है उसका होता है कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस होता है। असम टाइप की जो होती है इसका होता है कैमेलिया एसएम असम इक्सा, असम इक्सा। ठीक है, हाइब्रिड टाइप जो होती है इसका होता है कैमेलिया असमिक्सा स्पीसीज होती है लेरियोसाइकिल होती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी फैमिली तथा कई सारे और जो पॉइंट है उनके बारे में। तो इसकी जो फैमिली है वो थिएसी है। कौन सी है, थाइएसी फैमिली में आता है। यूजफुल पार्ट्स जो होता है इसकी लीव्स होती हैं, मतलब इसकी पत्तियां जो होती हैं वो मतलब उपयोगी होती हैं क्योंकि उनके द्वारा ही चाय बनाई जाती है। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 90 होते हैं। ठीक है, ऑरिजिन जो प्लेस है वो साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जो चाइना है साउथ ईस्ट एशिया मतलब चाइना इसका माना जाता है। जो क्लाइमेट है इसकी जलवायु जो होती है वो किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जलवायु में, अर्ध गर्म जलवायु तथा तापमान जिसका 16 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और डेवलपमेंट के लिए कितना 20 से 27 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, वैसे तापमान 16 से 32 डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों से पूछा डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी होता है, मतलब इसके विकास और वृद्धि के लिए, तो 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें सॉइल की। तो सॉइल इसमें कौन कौन सी होती है, सैंडलोम और क्लेलोम में ये सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसको आप लोगों को जो पॉइंट यहाँ पर मैंने दिए हैं, मैंने एकदम फिक्स पॉइंट लिख दिए हैं, मतलब एक्यूरेट लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों को 2-2 4-4 लाइन सब पॉइंट्स में लिखनी है, हेडिंग डाल के कायदे से लिखना है जिससे आप लोगों को पूरे नंबर मिल सकें। इसके बाद बात करते हैं पीएच नंबर, पीएच पॉइंट कितना होता है, तो 4 से 6 पीएच तक पाई जाती हैं। और इसकी जो मुख्य प्रजातियाँ हैं जो चाय की वो कौन कौन सी हैं, तो जयाराम, सुंदरम, गोलकोंडा, सियाग्रा, TRI 225 2025 जो कि श्रीलंका में पाई जाती है, और ये सदाबहार। ठीक है, तो ये सारी इसकी मुख्य प्रजातियाँ थीं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि चाइना टाइप, चाइना टाइप जो चाय होती है इसकी, इसे देख लेते हैं। तो इसमें इसकी जो विशेषताएं होती हैं उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, तब आपको लोगों को समझ में आएगा। तो चाइना टाइप जो होती है झाड़ी नुमा चिकनी एवं सीधी पत्तियों वाली होती है। इसमें बीज जल्दी बनते हैं। इनमें से सुगंध, इनमें एक जो सुगंध आती है चीनी टैग होती है, और इसमें अत्यधिक उपज और अच्छी गुणवत्ता वाली चाय प्राप्त होती है। इसमें से क्या होता है, अत्यधिक उपज होती है तथा अच्छी गुणवत्ता वाली चाय किससे प्राप्त होती है, चाइना टाइप वाली जो चाय होती है इससे प्राप्त होती है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि असम टाइप आती है। असम टाइप में किस प्रकार से अब चाय आती है उसके देख लेते हैं। तो असम की पत्ती वाली चाय विश्व में सर्वाधिक सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी पत्तियां कोमल, चमकदार तथा दांतेदार होती हैं। ये मैंने इसकी आप लोगों को विशेषताएं बता दी हैं 2-2 4-4 लाइन में, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब नंबर 3 पर बात करेंगे हाइब्रिड टाइप। हाइब्रिड टाइप जो टी चाय होती है वो उसके देख लेते हैं। तो संकर तथा अन्य प्रकार की चाय मध्यवर्ती होती है। संकर चाय अन्य जाति की अपेक्षा अधिक घटिया होती है। संकर चाय जो होती है ये मतलब अन्य जातियों की अपेक्षा से ज़्यादा मतलब घटिया होती है, इनकी अपेक्षा ये अच्छी नहीं मानी जाती। असम टाइप और आपकी चाइना टाइप जो होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब चाय में जो प्रोपोगेशन होता है वो किस किस विधियों से होता है वो देख लेते हैं। प्रोपोगेशन,
तो इसमें सामान्य रूप से चाय के पौधों को बीज द्वारा पैदा करते हैं, लेकिन आजकल अधिक पैदावार देने वाले क्लोनल पौधों का प्रयोग होने लगा है। इसमें क्या करते हैं, प्रोपोगेशन क्लोनल पौधों के द्वारा भी कर लेते हैं। प्लांटिंग कैसे करते हैं, तो पौध लगाने का उचित समय जुलाई अगस्त होता है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर फरवरी मार्च में भी रोपाई इसकी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन की। मतलब इसमें जो खाद्य और उर्वरक डालते हैं वो किस प्रकार से डालते हैं। तो गोबर की खाद जो होती है वो आप लोगों को 200 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से डालनी है, और नाइट्रोजन जो होती है वो 120 और 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फास्फोरस जो होती है 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पोटास जो होती है वो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इरिगेशन सिस्टम जो रहता है वो किस प्रकार का रहता है, तो चाय की फसल में प्रथम सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करते हैं। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके बीट कंट्रोल की। बीट कंट्रोल में क्या होता है, तो बीट कंट्रोल में बताया गया कि चाय के बागान में मुख्य रूप से तपड़ घास तथा नागपात उगाते हैं और उगते हैं। इसमें बहुवर्षीय घासों के नियंत्रण के लिए डालपान प्रभावशाली होता है, तथा अंकुरण के पहले डाईयूरान 1 किलोग्राम नए पौधों के लिए, सीमालीन 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से छिड़काव कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आता है कि सेटिंग मैनेजमेंट। सेटिंग मैनेजमेंट जो होता है, चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में पौधों के लिए छाया का प्रबंध किया जाता है। छाया करने का मुख्य उद्देश्य पौधों को तेज धूप से बचाना होता है। छायादार वृक्षों का रोपण चाय के पौधों के साथ ही कर दिया जाता है, और वृक्षों के मध्य की दूरी 12x12 मीटर रखी जाती है। ठीक है, तो ये सेटिंग मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आप लोगों से इसे टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो छाया के लिए जो वृक्ष होते हैं इसमें कौन कौन से उपयोगी में लाते हैं, तो अल्बिजिया स्पीसी, एकेसिया डलबर्जिया, जैसे कि एकेसिया डलबर्जिया और सेरिसी आदि जो ये वृक्ष दिए गए, ये छाया के लिए मतलब चाय की खेतों के आसपास लगा दिए जाते हैं, जिनसे कि उनमें छाया बनी रहती है सेटिंग मैनेजमेंट करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं कि चाय को खेत में लगाने के बाद दूसरे वर्ष तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है, और चाय की झाड़ी की आर्थिक आयु जो होती है वो 25 से 50 वर्ष तक होती है। एक वर्ष के पौधों से 35 से 40 बार तुड़ाई की जाती है, और प्रत्येक पौधे से 10 से 15 ग्राम हरी पत्तियां एक बार में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, और कितनी उपज मिलती है ये भी आप लोगों को प्रत्येक पौधे से 10 से 15 ग्राम हरी पत्तियां एक बार में प्राप्त होती हैं। इसमें जो कुछ क्रियाएं जो की जाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और क्रियाएं ये आप लोगों से मतलब उसमें भी पूछी जाती हैं, शॉर्ट नोट्स में भी। पहली क्रिया होती है इसमें क्या होती है, प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या होता है कि चाय में काट छाट का मुख्य उद्देश्य जो होता है पौधों को अच्छे आकार का मजबूत ढांचा प्रदान करना होता है। इसके लिए प्रूनिंग की जाती है। नंबर 2 पर बात करेंगे स्किपिंग। स्किपिंग क्या होती है कि दो प्रूनिंग के बीच में जो झाड़ियों के बीच में हल्की काट छाट की जाती है, स्किपिंग कहलाती है। समय जो होता है वो अगस्त सितंबर का माना जाता है। और सेटरिंग जो होती है वो धरातल से 20 सेंटीमीटर ऊपर तक पौधों के मुख्य तने काट दिए जाते हैं, और उनके नीचे 8 से 10 परिपक्व पत्तियां छोड़ देते हैं। इसे 4 से 6 महीनों बाद खाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सेट्रुम कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिया आती है वो आती है टिपिंग। टिपिंग क्या होती है ये भी देख लीजिए, चाय में ये की जाती है। तो इसमें क्या होता है, गैर अविकसित तने तोड़ दिए जाते हैं, और उचित फैलाव के लिए 2 मंजिला टिपिंग अपनाई जाती है। ये सारी क्रियाएं जो थी ये आप लोगों से मतलब शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जा सकती हैं, और चाय की खेती में अगर आप लोग इनको डिस्क्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप लोगों को अंत तक रुकना है, और अंत में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट टिप ये है कि मैंने आप लोगों के सिलेबस को जो देखा हुआ है उसमें देखा हुआ है कि जो आप लोगों के मेजर फ्रूट्स क्रॉप जो दी गई हैं वो आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर दी गई हैं। तो मेजर फ्रूट्स क्रॉप्स जो हैं वो ये हैं, यहाँ पर इस प्रकार से दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, मैंगो, बनाना, सिट्रस, ग्रेप, गुआवा, लीची, पपाया, एप्पल, पियर और पीच। इतनी आप लोगों की ये मेजर फ्रूट्स क्रॉप्स दी गई हैं, जिसमें से आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों की मैंने टिक कर दी हैं। जैसे कि मैंगो और बनाना इंपॉर्टेंट आप लोगों की ज़्यादा है, लीची इंपॉर्टेंट, पपाया और एप्पल। ये आप लोगों की 5 क्रॉपें आप लोगों को पढ़कर इसमें से ज़रूर जाना है, इन क्रॉपों में से। ठीक है, इसमें से मैंने आप लोगों को एक पढ़ाई हुई है, सबसे पहली वाली मतलब मैंगो की क्रॉप मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद हम बात करेंगे मेजर फ्रूट्स क्रॉप्स हो गई। इसके बाद करेंगे माइनर। माइनर में कौन कौन सी आती हैं, देखिए माइनर फ्रूट क्रॉप्स में जैसे पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट, जैक फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और नट क्रॉप्स। तो इसमें जो आती हैं आप लोगों की, इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई हुई है वो उन पर मैंने टिक किया हुआ है। जैसे कि पाइनएप्पल की इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉबेरी की इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को पढ़कर जानी है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी अब क्लासेस इसमें वीडियो पर नहीं ले सकता। इसके बाद बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो इसमें कोकोनट और
एरेकनट, केश्यू, टी, कॉफ़ी और रबर थी। तो इसमें से आप लोगों को 2 क्रॉप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लग रही हैं, कोकोनट और टी। इनसे आप लोगों की ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना। इसमें भी इसी मैंने आप लोगों को एक आप लोगों को पढ़ाई हुई है, जो कि अभी अभी मैंने बताया हुआ है, चाय की खेती पढ़ाई हुई है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए अभी एक और आप लोगों के लिए मतलब मैं एक क्लास और लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बताने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।